Hi everyone, I'm Ritika Nigam. I'm a law graduate and I have also completed my post graduation in law. Um, Post that, I have practiced and I have also worked with the Central Information Commission for quite a long time. And thereafter, I have quit my job voluntarily uh, for preparing for Judicial Services Examination. और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सिर्फ झारखंड जुडिशरी का फॉर्म आउट हुआ है और किसी का फॉर्म अभी आउट नहीं है। सच सुनने में सबके आ रहे हैं कि आने वाले हैं जल्द, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी सिर्फ झारखंड जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जो कि आने वाले टाइम में हम 1 से 1.5 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो जाएगा। तो जैसे कि मेरी तैयारी चल रही है, मैं भी झारखंड के सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरी ये यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी हमारी बेराइट्स हैं उनको कंसाइज और क्रिस्प फॉर्म में याद करने के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ आप लोगों के साथ, जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि पढ़ाने का काम तो मेरे ख्याल से यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स कर रहे हैं, जिसमें आपको खूब सारा मटेरियल मिल जाएगा कंटेंट को लेके। बट जहाँ मैं पर्सनली खुद अटकती हूँ वो है कि बैराक्ट को याद कैसे रखा जाए, उसके ऑर्डर्स को, उसके सेक्शंस को हम किस तरीके से मेमोराइज़ करके रख पाएँ। पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी सेक्शंस भूल जाते हैं, उनको ऑर्डर भूल जाते हैं। तो मैं सिर्फ याद करने की ट्रिक से लेके ये वीडियो लेके आई हूँ याद करने के लिए। और शुरुआत कर रही हूँ मैं इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जैसे भी लगे तो मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि मैं क्या और एडिशंस कर सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ठीक से अपनी बात कन्वे कर पाऊँ, और जितना कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ वो सब मैं शेयर करके जाऊँ। तो आज की वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 55 तक उसको याद करने की ट्रिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड विजिबल। मैं अभी इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन से थोड़ा ब्रीफ आपको देके फिर आगे प्रोसीड करती हूँ। मैं पढ़ाऊँगी नहीं इसमें, लेट मी बी क्लियर। मैं सेक्शंस के इन डेप्थ में जाके उनको पढ़ाऊँगी नहीं, मैं सिर्फ याद करने की ट्रिक्स दूँगी कि चीज़ों को कैसे याद रखा जाए कि बेर एक्ट में क्या क्या है। क्योंकि जैसे कि आजकल एग्ज़ाम्स का ट्रेंड रहा है, मतलब हाल ही में, पीछे अगर देखा जाए तो रिसेंट पास्ट में, अब कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का। ये लोग बेर एक्ट से कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं, तो उसके लिए बेर एक्ट को थरोली याद रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो कि दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको ना पढ़ें, तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं रही है। तो इसलिए अब बेर एक्ट को कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई हैव got this video for all of you, and I hope it will be helpful for you. So Indian Evidence Act 1872, ठीक है, ये एक्ट नंबर 1 है आपका ऑफ 1872, एक्ट 1, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 September 1872। हम इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 11 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, और 167 सेक्शंस इसमें है, राइट।
तो अब मैं इसको IEA को अगर डिवाइड करूं तो ये जाएगा आपके इस तरीके से 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 आपका डील करता है रिलेवेंसी से, पार्ट 2 डील करता है प्रूफ से, और पार्ट 3 डील करता है इफेक्ट से। मैंने सिर्फ सब के हेडिंग्स के एक एक शब्द पकड़े हैं याद करने के लिए। आप जब भी वीडियो देखिए और आपको अगर इस तरीके से ही याद करना है तो बैराक्ट को ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा, मीनिंग समझ लीजिएगा। और ये सिर्फ याद करने के लिए एक एक वर्ड्स मैंने निकाला है ताकि आपको पता हो, मतलब ठीक से आपने पढ़ रखा हो और आपको पता हो कि वो पर्टिकुलर पार्ट किस चीज़ से डील कर रहा है। ठीक है, पार्ट 1 जो रेलिवेंसी है वो सेक्शन 1 से लेके 55 तक जाता है। प्रूफ पार्ट 2 सेक्शन 56 से लेके 100 तक जाता है। और इफेक्ट वाला पार्ट सेक्शन 101 से लेके 167 तक जाता है, राइट। अब मैं बेसिकली याद करने के लिए तो सेक्शन 5 से 55 तक का है, लेकिन मैं ऊपर के जो सेक्शंस है उनका भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं इन डेप्थ उनमें भी नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। तो अभी हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 से 55। तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 ले लेती हूँ, दैट इज़ रेलेवेंसी। ठीक है, इसको भी हम फर्दर 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स कवर होते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 जाता है आपका सेक्शन 1 से 4 तक, और चैप्टर 2 आपका जाता है सेक्शन 5 से 55 तक। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर जो आपके सेक्शंस आते हैं वो है सेक्शन 1 जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, कहाँ अप्लाई नहीं होता है। एक तो है एफिडेविट और दूसरा है आर्बिट्रेटर। फिर सेक्शन 2 आपका रिपील्ड है। सेक्शन 3 आपका डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसके अंदर याद रखने के लिए क्या है, मतलब हमें किस किस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 3 में, इसके लिए एक चेन समझ सकते हैं कि एविडेंस हम कोर्ट में देते हैं, राइट। कोर्ट में एविडेंस लेके जाएंगे, क्या देंगे कोर्ट में? हम कोई भी फैक्ट बताएंगे कोर्ट को कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो कौन सा फैक्ट होगा? कोर्ट हर किसी फैक्ट को ले लेगा? नहीं, कोर्ट लेगा रेलेवेंट फैक्ट्स को। वो फैक्ट रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। और रेलेवेंट कैसे होता है कोई फैक्ट? जब वो फैक्ट इन इशू हो, ठीक है। जब उस फैक्ट को लेके कोई इशू अराइज हुआ है तो वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम किस मैनर में दे सकते हैं कोर्ट को? वो हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, राइट। और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम उसको एज अ एविडेंस कोर्ट को दे देंगे। कौन से कोर्ट को देंगे? हम उस कोर्ट को देंगे जो कोर्ट इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, राइट। ये सारे टर्म्स की डेफिनेशन आपकी क्लॉज 3 में, सेक्शन 3 में दी हुई है। कोर्ट की, फैक्ट की, रेलेवेंट की, फैक्ट एंड इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, इंडिया, और इसके अलावा है वो ई साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लास्ट वाली डेफिनेशन है जो कि ईयर 2000 में ऐड हुई थी, ठीक है। इसमें आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर सेक्शन 4 है जो कि डिफाइन करता है मे, शैल और कंक्लूसिव प्रूफ को, करेक्ट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और क्लियर आपको लोगों को दिख रहा है और यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब इसके बाद
चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 आपका सेक्शन 5 से 55 तक जाता है, राइट। अब सेक्शन 5 आपका डील करता है फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट से। फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। सेक्शन 6 डील करता है सेम ट्रांजैक्शन से। ये मैंने हर सेक्शन के इम्पोर्टेंट वर्ड्स पकड़ के बस याद करने के लिए ये वर्ड्स पकड़े हैं। आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि हाँ, ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ के बैठे हैं और उनको इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। इट इज़ जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग द एक्ट, ठीक है। सेक्शन 6 आपका सेम ट्रांजैक्शन से डील करता है, जिसको हम रेस जेस्टे भी कहते हैं। सेक्शन 7 आपका स्कोप से डील करता है। SCOPE, स्कोप। स्कोप क्या है? स्टेट ऑफ थिंग, कॉज, ओकेशन, अपॉर्चुनिटी एंड इफेक्ट, ठीक है। सेक्शन 7 स्कोप से डील करता है। सेक्शन 8 PCM से डील करता है। PCM, प्रिपरेशन, कंडक्ट एंड मोटिव। फिर सेक्शन 9 डील्स विद 9 थिंग्स। सेक्शन 9 डील्स विद 9 थिंग्स। वो 9 थिंग्स कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन कौन सी 9 थिंग्स से डील करता है? एक्सप्लेनेटरी, इंट्रोडक्टरी, रिबट, सपोर्ट, आइडेंटिटी ऑफ थिंग, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस एंड रिलेशन ऑफ पार्टीज। आप ये बेरैक्ट खोल के पढ़ेंगे तो आपको यही सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनसे सेक्शन 9 डील करता है। और ये जो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन है, यही है आपका TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। सेक्शन 9 थिंग्स से डील करता है। वो 9 थिंग्स कौन कौन सी है? एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, रिबट, सपोर्ट, आइडेंटिटी ऑफ थिंग, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस एंड रिलेशन ऑफ पार्टीज, ठीक है। सेक्शन 10 डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 11 ये डील करता है 2 चीज़ों से, इनकंसिस्टेंट एंड हाईली प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल। इसी सेक्शन को सेक्शन 11 में हम प्ली ऑफ एलिबाई भी लेते हैं, इसको यही भी कहते हैं। तो चाहे यही याद कर लो प्ली ऑफ एलिबाई, लेकिन आपको अंदर का ये पता होना चाहिए कि ये इनकंसिस्टेंट वाले एविडेंसेस से और हाईली प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल वाले एविडेंसेस से भी सेक्शन 11 डील करता है। फिर है सेक्शन 12, ये डील करता है डैमेजेस से। सेक्शन 13 राइट्स एंड कस्टम्स।
इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। डैमेजेस और राइट्स और कस्टम्स में ऊपर नीचे कौन आता है, मतलब ऑप्शन दे देते हैं कि पूछ लेंगे कि राइट्स एंड कस्टम्स कहाँ पे दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 12, 13, 14, 15। तो 12 और 13 में कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो एक तरीका याद रखना कि डी है, डी छोटा है तो डी नहीं, डी बड़ा है तो डी पहले है, सी छोटा है, सी बाद में है। मतलब सी जो छोटा है ए बी सी डी में, सी पहले आता है वो बाद में है, और डी उसके बाद आता है पर वो पहले है। तो सेक्शन 12 में डैमेजेस है, 13 में राइट्स एंड कस्टम्स है। इस तरीके से अगर आप याद करना चाहें आप अपना भी कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। फिर सेक्शन 14 में है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग। सेक्शन 15 में है एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल, इंटेंशनल सॉरी। सेक्शन 16 में है आपका कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखो 5 से 16 तक हमने कितना एक ही पेज में सब कवर कर लिया। 5 में क्या है, सेक्शन 5 में है हमारा फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, 6 में है रेजिस्ट्रे, 7 में है स्कोप, 8 में है पीसीएम, 9 में है 9 थिंग्स, 10 में है कॉन्स्पिरेसी, 11 में प्ली ऑफ एलिबाई, 12 में डैमेजेस, 13 में राइट्स एंड कस्टम्स, 14 में स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडली फीलिंग, 15 में एक्सीडेंटल या इंटेंशनल, और 16 में कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये 5 से सेक्शन 16 तक। इसके बाद है एडमिशन। एडमिशन आ गया आपका सेक्शन 17 से 23 तक। ठीक है, सेक्शन 17 में एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 18 में तरीके दिए हुए हैं कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। ठीक है, एडमिशन बाय पार्टी, एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। ये 3 लोग सेक्शन 18 के अंदर एडमिशन कर सकते हैं। फिर सेक्शन 19 है एडमिशन बाय थर्ड पार्टी। सेक्शन 20 है एडमिशन बाय रेफरी। इसमें वो किसी तीसरे को ही रेफ़र कर देते हैं कि आपको जो भी जानना है आप उससे पूछ लीजिए, वो जो बोलेगा वही है। ये सेक्शन 20 है। सेक्शन 21 सेल्फ हार्मिंग एडमिशन्स की बात करता है। जनरली एडमिशन्स क्या होते हैं, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन्स। इसके 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शंस है इसके 3। क्या क्या, सेक्शन 32, सेक्शन 14 और अदरवाइज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 21(3) ये खुद। ठीक है, फिर सेक्शन 22 ओरल एविडेंस as to content of document। और सेक्शन 23 एडमिशन इन सिविल केसेस। इसमें आप एडमिशन को कैसे याद रखोगे, 17 में एडमिशन की डेफिनेशन है, 18, 19, 20 में कौन एडमिशन कर सकता है दिया हुआ है।
18 में कौन एडमिशन कर सकता है? पार्टी, एजेंट और उसका रिप्रेजेंटेटिव। 19 में थर्ड पार्टी कर सकती है, 20 में रेफरी कर सकता है, और 21 में जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस है उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं 3। वो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 32 है एक इसका एक्सेप्शन, सेक्शन 14 है, और अदरवाइज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 21 सब क्लॉज 3, ठीक है। और सेक्शन 22 में क्या दिया हुआ है? ओरल एविडेंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसके कंटेंट के बारे में अगर कोर्ट को बताना चाहते हैं तो आप उसका ओरल एविडेंस कब दे सकते हैं? वो सेक्शन 22 में दिया हुआ है। और सेक्शन 23 में दिया हुआ है एडमिशन इन सिविल केसेस, राइट।